कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति था, जब शिक्षा केवल किताब नहीं बल्कि जीवन का मार्ग थी, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अज्ञान के अंधेरे में थे, तब भारत की धरती ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी। इसी धरती पर जन्म हुआ एक अद्भुत स्थान का। ये कोई साधारण विद्यालय नहीं था, ये था मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र। इस स्थान का नाम था नालंदा। नालंदा जहां ज्ञान को पूजा जाता था, जहां प्रश्न पूछना सबसे बड़ा गुण माना जाता था। यहां शिक्षक और शिष्य बराबरी से संवाद करते थे। नालंदा सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो सोच बनाता था। यह स्थान धर्म से बड़ा था। ये तर्क, विचार और विवेक का केंद्र था। यहां शिक्षा सीमाओं में कभी बंद नहीं रही। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहां आते थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा सिर्फ ज्ञान के लिए। नालंदा था दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जहां छात्र रहते भी थे और सीखते भी। यहां शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन प्रवेश आसान नहीं। केवल योग्य ही नालंदा में प्रवेश पाते थे। नालंदा का नाम पूरे एशिया में गूंजता था। ज्ञान की ये लौ सदियों तक जलती रही। यह विश्वविद्यालय एक शहर जैसा था। मंदिर, कक्षाएं, पुस्तकालय सब एक साथ। नालंदा केवल ईंट पत्थर नहीं था, यह विचारों की जीवित प्रयोगशाला था। यहां ज्ञान को संरक्षित नहीं, साझा किया जाता था। नालंदा ने पूरी दुनिया को सिखाया, लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा भी होता है। नालंदा की कहानी सिर्फ गौरव की नहीं, यह कहानी है विनाश की भी। यह कहानी है खोए हुए ज्ञान की और फिर पुनर्जन्म की। आइए शुरू करते हैं नालंदा की अद्भुत यात्रा। अब चलते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी में। यह समय था गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल। कला, विज्ञान और शिक्षा अपने शिखर पर थे। इसी काल में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक महाविहार की नींव रखी। ये भूमि थी प्राचीन मगध, आज का बिहार। तब ज्ञान का केंद्र था। शुरुआत में नालंदा एक बौद्ध विहार था, जहां भिक्षु अध्ययन और ध्यान करते थे। लेकिन यह विहार जल्द ही बदलने लगा। यहां शिक्षा का स्तर असाधारण था। दूर दूर तक नालंदा की चर्चा होने लगी। राजा और दानदाता इस स्थान को सहयोग देने लगे। धीरे धीरे नए भवन बने, कक्षाएं, छात्रावास और अध्ययन केंद्र। नालंदा अब सिर्फ मठ नहीं था, यह बन चुका था एक संगठित विश्वविद्यालय। यहां रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था थी। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी, लेकिन प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा होती थी। केवल श्रेष्ठ विद्यार्थी अंदर प्रवेश कर पाते थे। द्वार पर ही ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। जो असफल होते वे वापस लौट जाते। इसलिए नालंदा गुणवत्ता का प्रतीक बन गया। यहां शिक्षा अनुशासन से जुड़ी थी। गुरु और शिष्य एक परिवार जैसे थे। नालंदा का उद्देश्य था पूर्ण मानव निर्माण, केवल विद्वान नहीं, विवेकी नागरिक बनाना। कुछ ही वर्षों में नालंदा का विस्तार तेज हुआ। दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे। नालंदा ज्ञान का तीर्थ बन गया, जहां प्रवेश पाना सम्मान की बात थी। यह नींव आने वाले सदियों का आधार बनी। नालंदा अब इतिहास लिख रहा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे नालंदा दुनिया को चौंकाने वाला था। नालंदा की शिक्षा अपने समय से बहुत आगे थी। यहां पढ़ाई सिर्फ याद करने तक सीमित नहीं थी। नालंदा सिखाता था सोचना और तर्क करना। यहां बौद्ध दर्शन मुख्य विषय था, लेकिन केवल धर्म नहीं, तर्कशास्त्र एक अनिवार्य विषय था। हर विचार प्रश्नों की कसौटी पर कसा जाता था। व्याकरण और भाषाएं गंभीरता से पढ़ाई जाती थीं। संस्कृत मुख्य शैक्षणिक भाषा थी, साथ ही प्राकृत और अन्य भाषाएं भी। चिकित्सा विज्ञान नालंदा का महत्वपूर्ण विषय था। शल्य चिकित्सा और औषधि ज्ञान सिखाया जाता था। गणित व्यावहारिक जीवन से जुड़ा था। खगोल विज्ञान आकाश को समझने का माध्यम था। ग्रहों की गति और समय की गणना की जाती थी। राजनीति और शासन भी पढ़ाए जाते थे, ताकि छात्र अच्छे प्रशासक बन सके। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। वाद विवाद शिक्षा का मुख्य आधार था। छात्र और शिक्षक खुले मंच पर बहस करते थे। हार और जीत दोनों से सीख मिलती थी। नालंदा में डिग्री नहीं दी जाती थी, यहां ज्ञान स्वयं पहचान बनता था। शिक्षक अपने विषय के महान विद्वान होते थे। छात्रों को स्वतंत्र विचार की छूट थी। कोई भी प्रश्न निषिद्ध नहीं था। यही कारण था कि नालंदा अनोखा था। यहां शिक्षा जीवन के लिए थी, न कि केवल रोजगार के लिए। नालंदा ने विचारशील समाज तैयार किया। यह शिक्षा मानवता को जोड़ती थी। ज्ञान यहां सीमा नहीं मानता था। हर विद्यार्थी एक साधक था, हर शिक्षक एक मार्गदर्शक। यही शिक्षा नालंदा की आत्मा थी, और यही आत्मा दुनिया को आकर्षित करती थी।
का नहीं था, यह ज्ञान केंद्र पूरे एशिया का था। इसकी ख्याति देशों की सीमाओं से परे थी। दूर दराज देशों से विद्यार्थी यहां आते थे। चीन से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से। ये यात्राएं आसान नहीं थीं। महीनों की पैदल यात्रा, पहाड़ और जंगल, लेकिन ज्ञान की चाह हर बाधा से बड़ी थी। नालंदा पहुंचना एक उपलब्धि माना जाता था। यहां प्रवेश पाना सम्मान की बात थी। विदेशी विद्यार्थी संस्कृत सीखते थे ताकि ग्रंथों को मूल रूप में समझ सके। नालंदा संस्कृत का वैश्विक केंद्र था। अलग अलग संस्कृतियां यहां मिलती थीं। विचारों का अद्भुत संगम होता था। भाषा अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक, ज्ञान की खोज। नालंदा संवाद का मंच था, जहां मतभेद संघर्ष नहीं बनते थे, बल्कि नई समझ पैदा करते थे। यही कारण था कि नालंदा अनोखा था। यहां शिक्षा राजनीति से ऊपर थी, धर्म से परे, मानवता से जुड़ी। विदेशी छात्र यहां से ज्ञान ले गए और अपने देशों में फैलाया। नालंदा का प्रभाव सीमाओं से आगे बढ़ा। एशिया की शिक्षा प्रणाली इससे प्रभावित हुई। कई विश्वविद्यालय नालंदा से प्रेरित बने। ये था ज्ञान का वैश्वीकरण। सदियों पहले नालंदा दुनिया को जोड़ रहा था, बिना युद्ध के, केवल विचारों के माध्यम से। यही था नालंदा का असली सामर्थ्य। 7वीं शताब्दी में एक यात्री चीन से निकला। उसका उद्देश्य सिर्फ यात्रा नहीं था, वो ज्ञान की तलाश में था। उसका नाम था ह्वेनसांग। चीन से भारत तक हजारों किलोमीटर की यात्रा, पहाड़, रेगिस्तान और अनजाने रास्ते, लेकिन लक्ष्य एक था, नालंदा पहुंचना। जब वो नालंदा पहुंचा तो चकित रह गया। उसके सामने था ज्ञान का एक विशाल नगर। ह्वेनसांग यहां कई वर्षों तक रहा। उसने संस्कृत सीखी, बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया, महान आचार्यों से शिक्षा ली। उसके अनुसार नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। द्वार पर ही विद्वानों द्वारा परीक्षा ली जाती थी। जो योग्य होता वही अंदर जाता। ह्वेनसांग इस परीक्षा में सफल रहा। उसने लिखा, यहाँ 10,000 से अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक अपने विषय के सर्वोच्च विद्वान थे। यहाँ तर्क और बहस दैनिक जीवन का हिस्सा थी। ह्वेनसांग ने नालंदा का विस्तार से वर्णन किया। उसके लेख आज ऐतिहासिक प्रमाण हैं। नालंदा का ज्ञान चीन तक पहुंचा। बौद्ध ग्रंथ चीनी भाषा में अनुदित हुए। ह्वेनसांग अकेला नहीं था। उसके जैसे कई विदेशी विद्वान आए, कुछ अध्ययन करने, कुछ पढ़ाने। नालंदा विद्वानों का संगम था, जहां विचार सीमाओं में नहीं बंधते थे। ज्ञान एक देश का नहीं रहता था, वह पूरी मानवता का होता था। यही कारण है कि नालंदा अमर है। ह्वेनसांग चला गया, लेकिन नालंदा की गूंज दुनिया में फैल गई। नालंदा सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, यह एक पूरा जीवन था। यहाँ छात्र गुरुओं के साथ रहते थे। यही कारण था कि इसे आवासीय विश्वविद्यालय कहा गया। दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती थी। ध्यान और प्रार्थना दिनचर्या का हिस्सा थे। इसके बाद अध्ययन का समय आता था। कक्षाएं खुले प्रांगणों में लगती थीं। कहीं शास्त्रार्थ, कहीं शांत अध्ययन। छात्र समूहों में चर्चा करते थे। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे। यहाँ अनुशासन स्वतः आ जाता था। भोजन सरल और पौष्टिक होता था। सभी छात्रों को समान भोजन मिलता था। कोई भेदभाव नहीं। जीवन सादगी पर आधारित था। दिन में कई बार वाद विवाद होते थे। हार जीत से ज्यादा सीख महत्वपूर्ण थी। शाम का समय स्वाध्याय के लिए होता था। पुस्तकालय हमेशा जीवंत रहता था। रात में दीपकों की रोशनी में अध्ययन। नालंदा कभी सोता नहीं था। यहाँ हर क्षण ज्ञान से भरा था। छात्र केवल विद्वान नहीं बनते थे, वे अनुशासित मानव बनते थे। सेवा और विनम्रता शिक्षा का हिस्सा थी। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता था। नालंदा में जीवन और शिक्षा अलग नहीं थे, दोनों एक दूसरे में घुले थे। यही कारण था कि नालंदा विशेष था। यहाँ शिक्षा चरित्र निर्माण करती थी, ज्ञान आचरण में उतरता था। नालंदा मनुष्य को पूर्ण बनाता था। यही था उसका असली उद्देश्य। यही जीवन पद्धति दुनिया को आकर्षित करती थी। और इसी नालंदा की आत्मा उसका पुस्तकालय था। इसे कहा जाता था धर्मगंज। ये केवल एक भवन नहीं था, ये ज्ञान का महासागर था। धर्मगंज कई विशाल इमारतों का समूह था। कहा जाता है कि इसकी कई मंजिलें थीं। यहाँ ग्रंथ हजारों की संख्या में थे। विषयों की कोई सीमा नहीं। दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण और राजनीति,
पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थीं। हर ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था। दीपकों की रोशनी में विद्वान अध्ययन करते थे। यहाँ मौन ज्ञान की भाषा था। धर्मगंज दिन रात जीवित रहता था। छात्र घंटों पढ़ते रहते थे। शिक्षक ग्रंथों पर टीकाएं लिखते थे। नए विचार यहीं जन्म लेते थे। यह पुस्तकालय पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। दूर देशों से ग्रंथ यहाँ लाए जाते थे और यहाँ से ज्ञान बाहर जाता था। धर्मगंज ज्ञान का सेतु था, पीढ़ियों को जोड़ने वाला। सदियों का अनुभव यहाँ संचित था, मानव इतिहास का अमूल्य खजाना। ऐसा पुस्तकालय दुनिया में दुर्लभ था। नालंदा का गौरव इसी से जुड़ा था। यही कारण था कि नालंदा अद्वितीय था। लेकिन यह खजाना सदैव सुरक्षित नहीं रहा। समय के साथ खतरे बढ़ने लगे। बाहर की दुनिया बदल रही थी। ज्ञान के इस केंद्र पर अंधकार मंडरा रहा था। आने वाली थी एक भयावह रात, जो इतिहास हमेशा याद रखेगा। धर्मगंज की कहानी अब मोड़ लेने वाली थी और नालंदा अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश करने वाला था। समय का पहिया घूमा। साल था 1193। मगध की धरती, जो कभी बुद्ध और महावीर के संदेशों से गूंजती थी, अब घोड़ों की टापों से कांप रही थी। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी प्यास बुझाने निकला था। सत्ता की प्यास और रक्त की प्यास। कहते हैं खिलजी बीमार था, हकीम हार चुके थे। तब नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र ने उसका इलाज किया। बिना किसी दवा के, केवल कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर। खिलजी ठीक तो हो गया, पर एहसान मानने के बजाय वो ईर्ष्या से भर गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि काफिरों का ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर है। फिर वही हुआ जिसका डर था। हजारों घुड़सवार नालंदा के द्वार पर आ धमके। वहां कोई सेना नहीं थी, सिर्फ निहत्थे भिक्षु और जिज्ञासु छात्र थे। खिलजी ने तलवारें चलाने का हुक्म दिया। हजारों बौद्ध भिक्षु मौत के घाट उतार दिए गए। ज्ञान के रक्षक खून में लथपथ थे, लेकिन खिलजी की नफरत अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी नजर नालंदा के गौरव धर्मगंज पर पड़ी। रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, वे 3 भव्य इमारतें जिनमें दुनिया का भविष्य सुरक्षित था। मशालें फेंकी गईं। आग की लपटों ने आकाश को लाल कर दिया। 90 लाख पांडुलिपियां, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और दर्शन का निचोड़, कागज और ताड़पत्रों पर लिखा सदियों का शोध एक पागल सनक की भेंट चढ़ गया। इतिहासकार कहते हैं, पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसकी आग 3 महीनों तक जलती रही। आसमान में उड़ती राख गवाही दे रही थी कि इंसानियत ने क्या खो दिया है। धुआं छंटा तो नालंदा मौन था। कक्षाएं खाली थीं, आंगन वीरान। एक जीवित विश्वविद्यालय एक खंडहर में बदल चुका था। ये केवल भारत की हार नहीं थी, ये पूरी मानवता के बौद्धिक विकास का रुक जाना था। वो ज्ञान जो शून्य जीरो से लेकर ब्रह्मांड तक फैला था, राख की एक ढेरी बनकर रह गया। नालंदा की इमारतें भले ही मिट्टी में मिल गईं, पर उसकी आत्मा आज भी जीवित है। क्योंकि ज्ञान को जलाया जा सकता है, पर उसकी विरासत को मिटाया नहीं जा सकता। आग बुझ चुकी थी, धुआं भी धीरे धीरे छंट गया, लेकिन नालंदा अब मौन था। जहां कभी शब्द गूंजते थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। टूटे स्तूप, गिरी हुई दीवारें, जली हुई ईंटों की गंध। नालंदा खंडहर बन चुका था। सदियां बीत गईं, जंगल इन इमारतों पर छा गए। समय ने नालंदा को ढक लिया, लेकिन इतिहास उसे भूल नहीं पाया। यात्रियों के वृत्तांत बचे रहे, ग्रंथों में नालंदा जीवित रहा। वेन सांग के शब्द साक्ष्य बने, नालंदा का नाम किंवदंती बन गया। यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी, यह पूरी मानवता की थी। क्योंकि जो खोया था वो केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह विचारों की परंपरा थी, संवाद की संस्कृति थी, प्रश्न पूछने की आजादी थी। नालंदा आज भी सिखाता है, खंडहर बनकर भी। यह याद दिलाता है कि ज्ञान कितना अनमोल होता है और कितना नाजुक भी। नालंदा का पतन एक चेतावनी है हर सभ्यता के लिए, लेकिन यह अंत नहीं, क्योंकि विचार मरते नहीं, वे। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो विचारों की एक परंपरा थी, संवाद की एक संस्कृति थी और मानवता की साझा विरासत थी। ईंटें जली, पुस्तकालय राख हुआ, लेकिन विचार नहीं जले, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं, वो समय में सो जाता है और फिर किसी नई सुबह के साथ जाग उठता है। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।